प्यारे दर्शकों, असी इस वक्त लून मंडी तो टुंडा तलाव वाल आ रहे हैं। टुंडा तलाव वो जगह है जिथे साबका मंत्री मैडम लक्ष्मी कांता चावला जी रहते ने और असी उन्हां दी अज इंटरव्यू लैन जा रहे हैं। तो मैं तुहानूं दस रहा, वैसे तो वो 2 महकमियां दे मिनिस्टर रह चुके ने, हैल्थ अते सोशल वेलफेयर। उन्हां दी रिहाइश जिहड़ी अज भी 40 गज के मकान च है और इलाका जरा बड़ा टाइट है। इस करके सामने इन्हां दी सिक्योरिटी खड़ी है और आओ इन्हां दे घर दे तुहानूं असीं बारे दसीए। शायद ही कोई ऐसा मिनिस्टर होए जिन्नी इन्नी उच्ची पदवियां हासिल कीतियां होण, मतलब वो मिनिस्ट्रियां इंजॉय कीतियां होण और हालात है होण। ये जिहड़ी असीं स्कूटी देख रहे हैं ये इन्हां दे भैन दी है, सिस्टर दी। आओ इन्हां दे नाल तुसीं सिक्योरिटी गार्ड ही इत्थे? हां जी। सर है की है मैडम जी, इधर ऑफिस है इन्हां दा, पब्लिक नूं इत्थे आके मिलदे ने। आओ जी जरा तुहानूं इन्हां दे ऑफिस के बारे दसीए। मैडम जरा बत्ती जगा दोगे? ऑफिस है मैडम दा। काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया। और मेरा ख्याल 7 फुट के उत्ते बाद च बनाई गई लगी है या छोटी छत है, उत्ते रिहायश है कहते। ते ए मैडम दे मेरा ख्याल जो इन्हों कोई मिलिया वो ने मदन लाल ढींगरा जी दिखाई दे रहे हैं, तिलक जी दी है। चलो आओ ते चलिए जरा हुण इन्हां दे उपर रिहाइश वाल चलने हैं। मैडम दे सिस्टर ने। नमस्कार मैडम। मैडम थोड़ा शुभ नाम? माता जी। माता, अच्छा जी। मैडम जी दे सिस्टर? अच्छा, छोटी भैन हो। अच्छा अच्छा। ते असी जरा देखना चाहते सी मैडम दा घर। जरूर आओ जी। पौड़ियां 2.5-3 फुट चौड़ियां ने और उच्चियां ने, मुश्किल है चढ़ना। और कल नूं कोई बीमार शमार होए तो उन्होंने उपर ले जाना औखा है। मैडम है की है? एक सेकंड, है की है? ये जी मैडम की जेडी सिक्योरिटी घर रहंदी है, सिक्योरिटी वाले। परमानेंट सिक्योरिटी है। अच्छा अच्छा। उन्हां दे ओके। कहंदे इन्हां दा नहीं, ऐसे उन मैडम दे घर आ रहे हैं। ए ते मैडम किचन है? हां जी, किचन बड़ी वड्डी किचन है जी। रसोई 4-6 दी ते होनी है। जरूरत तो ज्यादा है रसोई। हाँ रसोई जी। हाँ जी। नहीं, निशा है। निशा है मैडम। असी 1 मिनट देख लिए। ए बेडरूम है? नहीं, मैं वहीं सोती हूं। लो अच्छा जी, 1 मिनट। ए मैडम दा एक रूम है जी। ए ते मैडम ने एक्सरसाइज लिए रखा लगता है। ए भी मेरा ख्याल जी 10 बाई 8 का तो होना ही है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आओ जी मैडम दे बेडरूम कम ड्राइंग रूम च चलिए। ये ऑल इन वन है जी। ऑल इन वन। ए बैठक भी है, सब कुछ इत्थे ही है। मैडम बहुत अच्छा लगा थोड़े को आके। अपनी छत पे बड़ी हरियाली है। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा है। फास्ट वे दे प्यारे दर्शकों, अज असी लक्ष्मी कांत चावला जी के घर च और असी थानू नमक मंडी जिस जगह च रहिंदे ने टुंडे तला, असी थानू सारी सड़क का नज़ारा और उन्होंने घर के बारे दर्शन करवाए ने। और साक्षात भैन जी अज साडे सामने बैठे हुए ने। मैडम थोड़ा फास्ट विच बहुत बहुत स्वागत है। और भैन जी थोड़ा भी असी बड़ा खुशनसीब समझने अपने आप नूं कि अज तुहाडे नाल साडी मुलाकात का मौका होया। मैडम मैं चाहना कि सब तो पहले तुसी अपने बारे, अपने परिवार बारे साडे दर्शकां नूं दसो। मेरा परिवार बहुत बड़ा जी, अटारी तो कन्याकुमारी तक और नागालैंड तो सौराष्ट्र तक सारे देश के विच ही मेरे भैन भरा मित्र मंडली बहुत सारी हैगी है। सुरक्षा कर्मियों च भी
सेना च, CRP च, BSF च, पंजाब पुलिस 1968 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਨੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, 2 ਭਰਾ 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? पिता जी श्री हरगोबिंद चावला वो बहुत पहले चले गए। माता जी श्रीमती मोहनवती उन्होंने 25 साल हो गए है। ये मेरी छोटी भैन नाल है जेड़ा मेरी सारी देखभाल करती है। भरा दा परिवार रंजीत एवेन्यू च है और क्योंकि वो बच्चे भरा तो भी ज़्यादा चंगे है, इसलिए किसी तरह की कोई कमी कभी महसूस नहीं हुई। बाकी जो मेरा इलाका है ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਨਲਕੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੇੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਡਮ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 1940 ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਜੀ ਹਾਂ, 42 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ 80ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ 82ਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ 27 ਅਗਸਤ ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਗਲੀ ਦੇ ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ 1942 ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਮਜੀਠ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਜਸਟ 15-20 ਗਜ ਦੂਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਮਹਿਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲੋਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਦਾ ਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਇੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ BA ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਨਮਕ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਆਹੂਜਾ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਲਜ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਕਾਲਜ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਕਿ GR ਸੇਠੀ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਠੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ BA ਤੱਕ ਨਿਰਮਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤਾ, NDSI ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ NDSI, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਕੀਮ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ DPE ਵਰਗਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਉਜੈਨ, ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੰਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੜਵਾਹਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ CISF ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਆਫਿਸਰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨਾ ਸਿੰਘ ਰੋਡ 3.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ MA ਹਿੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਚਾर्य ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਰਾਮਤਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੁਫਤ ਪੜਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ MA ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ। MA ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ DAV ਕਾਲਜ ਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਸੀ ਕਿਉਂ। 400 ਕਿਉਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖੁਦ ਤੇ 2 ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 14ਵੇਂ ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਹ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚੋਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਚੋਂ ਕਦੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਡਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਵੱਡੇ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਡਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ? ਹਮੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1942 ਹੋਵੇ ਔਰ 1942 ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਲక్ష్ਮੀ, मॉडर्न नाम नहीं है उस जमाने के हिसाब नाल। कि उन्होंने कहा बेटा तेरे को नहीं पता, तू पैदा हुई तो गली मोहल्लों से जो आवाजें आती है ना, पत्थर आ गया, मुंडा गया, कुड़ी आ गई। तो मेरी दादी उस तो भी कितनी चंगी, उसने बाहर आवाज देती खिड़की तो, खबरदार किसी ने कहा मेरे घर पत्थर आया है, मेरे घर लक्ष्मी आई है। ये 1942 की जागृति मेरी दादी की भी, पिता की भी, और उससे नाम लक्ष्मी पड़ गया। क्योंकि अदरवाइज उस वक्त ते लड़कियां नु पढ़ांदे ही नहीं सी, ऐ हुंदा सी भी मुंडे नु पढ़ाओ लड़की नु नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है मुंडे कुड़ियां कोई भी नहीं सी पढ़दे। हां, पर चलो फिर भी परसेंटेज कितनी सी पूरे देश 16% सी ना जिहड़े देश आजाद होया है। ते बहुत अच्छे बैठो देखो जिन्ने क्रांतिकारियों दा इतिहास पढ़दे हो, लड़कियां या लड़के सारे उच्च शिक्षित सन। ਇਹਦਾ मतलब पढ़ाई ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, गुलामी का कारण कुछ भी कारण वो जागृति नहीं या पैसे की कमी करके नहीं सी पॉसिबल। मेरे को लगता है कि हम ये कह देते थे जी लड़कियां नु की है जी चिट्ठी लिखनी आ जाए ते कोई गीता रामायण पढ़ लेन, सुखमनी साहब पढ़ लेन। मैंने अपने बचपन में दादी जी को देखा है, सुबह 5 बजे स्नान करके दरबार साहब से आते थे और जब हम सो के उठते थे वो ये जपजी साहब सुखमनी साहब का पाठ कर चुके होते थे, वो इतना ही पढ़ी थी। तो लेकिन एक परिवार है, एक बात है खास जो मेरे लिए वरदान है कि मेरा परिवार जागरूक था। हमें बचपन में मुझे लगता है हमारे घर में लड़कियां ज्यादा डोमिनेट करती रही हैं और हम भाई बहन सब एक जैसा काम करते थे, ना ये काम घर का है ना ये बाहर का है, एक जैसा काम सब भाई बहन करते थे। और लकीली मेरे माँ के बेटे बेटियां सब अच्छे हैं। That is a very plus point. हाँ देखो, अब माला चलो हमारे से बहुत बाद में आई, ये भी DMA में चित्रकला में और है B.Ed है। अच्छा। तो ने पढ़ी लिखी फैमिली हुई ना, that is very important। हाँ जी हाँ। देश भगती ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਹਵਾ कैसी मिली, ਧੁੱਪ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਪਹਿਲੇ परिवार, फिर स्कूल, फिर आसपास कुछ समाज सेवक कार्यकर्ता देखे, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बचपन जो मेरे पिता जी ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ, ਔਰ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾइब्रेरी 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, नेहरू जी के लिखे हुए ग्रंथ, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे और फ्रीडम फाइटर भगत सिंह तो लैके चन्ना मां तक उन्होंने पढ़ना जड़ा ना वो मेरा शौक सी। ते फिर जैसे साहित्य को पढ़ोगे उसका असर तो आएगा ही आएगा। और मैं 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि बई 1909 च साडा अमृतसर दा पुत्तर शहीद होया, और दुनिया दा पहला क्रांतिकारी जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की छाती ते जग गोली मारी, ओदा तुसी राज्य स्तरीय कार्यक्रम ते करो। चलो मिस्टर बादल मन गए और 2009 तो असी उन्हां दा कार्यक्रम शुरू कीता। और तुसी हैरान हो गए उन्हां दा अपने देश के क्रांतिकारी दा आजाद भारत विच मूर्ति लवाउण लई मैनूं संघर्ष करना पिया। और रात ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਚ ਲਵਾਈ ਔਰ ਦਿਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਰਕ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਰਕ ਨਾ ਬਣੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ। ਔਰ परिवार कोई लालची कैसे वो मकान ही मिट्टी च मिलाता कि किते गवर्नमेंट कब्जा ना कर ले। गवर्नमेंट अगर लैंदी है तो रुपए भी तो देंदी है ना। हुण कुछ अधिकारियों ਨੂੰ और विशेषकर अमरिंदर सिंह जी ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਅਗਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਲੀ ਐਜ ਸੀਐਮ ਮਨਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਪੈਸਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਸਕਣ कि टिगरा की सी, स्कूलों के बच्चे आन देखन, वो काम हाले पूरा नहीं होया। मैं राज्यपाल जी तो लैके सारे कमिश्नर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर, मिस्टर निज्जर अमृतसर के जिहड़े मंत्री बने, सारियां नूं कहा, लेकिन हाले ध्यान नहीं जा रहा उधर। ये अफसोस की गल है। नहीं मैडम, मैं भी जरूर होएगा जे तुहाडा उपराला शुरू तुहाडा सहयोग है तो जरूर होएगा। नहीं मैडम, जरूर तुहाडा आशीर्वाद चाहिए। प्यारे दर्शकों, इस वक्त असी शहीद श्री मदन लाल ढींगरा जी ਦੇ ਸਮਾਰਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਭਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਆਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ 100 ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ये सारे जो लिखे हैं मैडम, एक कमी है जी। Sushi.
मैडम बहुत अच्छा किया है इन्होंने देखो ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ बहुत सोहना बनाया मैडम ਲਾਈਵ ਹੈ मैं रखी मैडम का नाम ਇਹ कदी भी ले ली ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਆਰਟਿਸਟ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ origignal ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ 70 ਦਾ ਦਹਾਕਾ 74 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਤੇ 84 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਉਗਰਵਾਦ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ 5 ਜਾਂ 7 ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰਤ ਜਲ ਗਈ ਔਰਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਜੈਸੀ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੰਸਲ ਖੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ एक्टिव सी और जब इमरजेंसी लगी ना वो सारे जेलों में चले गए पर तब हमारा डर इतना था कि लोग 50 से ज्यादा की बारात नहीं लाते थे हाँ। शगुन में लिमिटेड देते थे और जो कोई रात को 12 बजे के बाद मेरा दरवाजा खटखटाता था ना मुझे यही लगता था कि मान लो कोई लड़की का पिता आ गया मुझे एक लड़की का पिता अब तक याद है मैंने कभी मेरे कॉलेज का टाइम है मैं शगुन वगैरह पर नहीं आ सकती उसने कहा जी आप एक छुट्टी ले लो मेरा तो 25-50 हजार बच जाएगा नहीं तो शगन पे लूट के ले जाएंगे पर वो मूवमेंट हमारी काफी कामयाब चली मतलब वो दहेज और मैं आपको बता दूं 13 साल की उम्र में मैंने अपने बड़े भाई की शादी अटेंड की थी 13वां-14वां साल और उसके बाद मेरी छोटी बहन पिताजी बहुत बीमार थे उसकी शादी मैं उसके बाद आज तक मेरे माँ के घर की भी शादी हो अगर कोई देन लेन होता है चाहे 10 रुपए का भी तो मैं नहीं जाती शादी की रोटी का स्वाद क्या है मुझे पता ही नहीं क्यों क्योंकि जो नियम मेरे लिए वो मेरे परिवार के लिए है पहले परिवार के लिए फिर समाज के लिए मैं बाद में जाती हूँ अगले के घर में शुभकामनाएं बधाई दे आती हूँ जो मेरी ड्यूटी है कर आती हूँ लेकिन उन रस्मों में मैं नहीं जाती जहाँ लड़की वाले देते जाएं और लड़के वाले लेते जाएं आखिर लड़की पैदा करके क्या गुनाह किया माँ बाप ने फौज की फौज खड़ी हो जाती है 30-30 लोग इनको सूट दो इनको साड़ी दो इनको गहने दो इनको अंगूठी दो आखिर में लेने का अधिकार क्या है बिल्कुल प्यारे दर्शकों मैं थानू दसदा चला मैडम दी उस वक्त दी ऐसी लड़ाई सी जिस दे विच इकल्ला ही झंडा लैके जिस जगह च इन्हां नूं खबर मिलदी सी जाके उस और लड़की नूं न्याय दिलाउण दी कोशिश करदे और मैं थानू एक होर गल दसां पिछे थोड़े साल पहले दी गल है मैडम ने ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੰਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਰ ਇਵਨ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰੀਰਾਮ ਸਮੇਤ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਰਿਬੈਰੋ ਤੇ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ अजकल फर्क पै गया समाज का बहुत फर्क पै गया 30 साल च उदों की सी कि आए दिन कोई ना कोई लड़की जैसे कर्नाटक की लड़की पंजाब च ब्याई गई उन्होंने सुनने वाला कोई नहीं और साडे असम दी बच्चियां जिन्हां दे पति इत्थे काम करदे आ नाल आ गईयां गुजरात तो आ गईयां तो सी मैं केपीएस गर्ल साहब ते रिबैरो साहब नूं कहा मैं कहा भी तुसीं सानूं एक ऑफिस ते पुलिस दे 4 कर्मचारी महिला दे दिओ सोशल वर्कर नाल लग जाणगीआं और तुसीं देखोगे कि असी क्रांति कर देंगे जिन्हों कोई मतलब दे गेट वेंटिलेटर उन्होंने अपनी गल कहने को जगह मिल जाएगी और उन्होंने सारा क्रेडिट केपीएस गिल नूं जांदा है उन्होंने सिटी कोतवाली सम जगह दी उत्थे शक्ति ऑफिस अपने सुरेश अरोड़ा जी उदो SSP सी उन्होंने को पुछ के असी संगठन का नाम शक्ति रखिया ना सेवा ना सहेली
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਦੀਪਕ ਸੇ ਦੀਪਕ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂ ਸੜਕ ਤੇ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਫੋਰੈਸਟ ਸਕੂਲ ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 74 ਚ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, शर्त की है ग्रेजुएट हो वो ते वर्किंग हो। मैंने वहां गई, मुझे पता लगा ये लड़की, ये दाखला नहीं मिलेगा, इवनिंग कॉलेज है, दाखला नहीं मिलेगा। उस समय के वीसी, उस समय लॉ डिपार्टमेंट के हेड, कोई भी महिला को दाखला देने के पक्ष में नहीं थे। मुझे 2 साल लड़ाई करनी पड़ी। वो लड़ाई मैंने अकेली लड़ी। सिर्फ मिसेज नारू एक बटाला में थी, अभी अभी उनका स्वर्गवास हुआ है 92-94 साल की उम्र पे। एक वो रोटरी के थे, उन्होंने, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस नहीं, शायद रोटरी था, उन्होंने आवाज उठाई और किसी ने नहीं। 2 साल लड़ाई करके, यानी मुझे औरत होने की सजा मिली, 2 साल में दाखिल नहीं हो सकी। और 76 में मुझे वहां दाखिला मिला और 76 से 79 तक फिर मैंने LLB पूरा किया। केवल इसलिए कि जो दरवाजा औरत के लिए बंद है वो दरवाजा मुझे खुलवाना। और 7 में मेरे पिताजी दुनिया से गए। मुझे पता लगा कि दुर्गाना मंदिर महिलाओं को मेंबर नहीं बनाते। मैं गई, मैंने फार्म भरा, कहते जी नहीं, सनातन धर्म के विरुद्ध है महिलाओं को मेंबर बनाना। अब ये सीधी लड़ाई है कि सनातन धर्म ही तो महिलाओं की पूजा करता है मंदिरों में, ठीक है। वहां तो ये कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं पूजा नहीं चाहती। मैं एक बात कहती थी, हमें देवी मान के पूजा मत करो, हमें पाम की जूती भी मत मानो, हम इंसान है ना, हमें इंसान की तरह जी दे दो। और फिर तब भी हमने 2 साल आंदोलन किया दुर्गाना मंदिर के आंगन में। शाम को कॉलेज लेक्चर हमारी, अच्छा, और ढोलक बजाकर बैठती थी, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी। और मंदिर था, मंदिर की मर्यादा तो रखनी थी। और कीर्तन करते, परिक्रमा में घूमते। 79 या 80 के अप्रैल में दुर्गाना जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। अच्छा। तो उन्होंने कहा भी नहीं, महिलाएं मेंबर बनेंगी। एक्चुअली तो वो लक्ष्मीकांता को नहीं बनाना चाहते थे, सीधी बात। उसके बाद भी उन्होंने, किसी ने अपनी घरवाली बना ली, किसी ने बेटी, 2-3 मेंबर बना ली। 97-8 में मुझे वहां मेंबरशिप मिली, पर जनरल मेंबर। ये तो उसे ईश्वर का करिश्मा देखिए कि जो मंदिर महिलाओं को सदस्य नहीं बनाता था, तत्कालीन कमेटी, अब की नहीं, आज वहां ईश्वर ने मुझे अध्यक्ष की सेवा दे दी है, ठीक है ना। अमृतसर की जनता का भी शुक्रिया। And I think you are the first woman president of किसी टेम्पल की, किसी मंदिर की। पूरा उत्तर भारत घुमाई है, कहीं नहीं मिलती। महिलाओं की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन उनको अपवित्र मानते हैं। मैं उस किसी ग्रंथ को, उस रस्म रिवाज को नहीं मानती जो ये कह देता है कि औरत घटिया है। अगर मैं घटिया हूं तो मेरे, आप जिस माँ से पैदा हुए हैं वो माँ भी घटिया है, वो भी घटिया है। यानी वो घटिया जिसने आपको पैदा किया है, और आप श्रेष्ठ हो गए। कैसे हो गए? ये बड़ी लड़ाइयां इस तरह लड़नी पड़ी है। और मैडम, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। नहीं जी, उस तो पहले भी ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਮਾਤਰੀ ਦੇਵੋ ਭਾਵ, फिर प्रथम आचार्य। प्रथम, मेरी भी तो प्रथम आचार्य मेरी माँ है ना, जिन्हें मैंने पहले हाथ पढ़ के लिखना सिखाया, फिर मैंने पड़ोसियों तो पढ़ के आप पढ़ाया। माता प्रथम आचार्य, माता प्रथम देव, बिल्कुल ठीक है। और वो संस्कृति मंदन वाले कह ना कि जी तू मंदिर दी मेंबर नहीं बन सकती। कितने साल मेरे गए, 2.5 साल लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए करनी पड़ी, 2 साल दुर्गाना मंदिर में लेने के लिए, फिर भी मुझे मेंबर नहीं बनाया। मुझे मतलब औरतों को, महिलाओं के नहीं बनाया ना। लक्ष्मीकांता तो एक है ना, दैट इज एन आइडेंटिटी। तो वो बात, वो लड़ाई में मुझे सिर्फ मेरी प्रेस ने साथ दिया। अच्छा जी, प्रेस ने बहुत साथ दिया। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਅਯੋਧਿਆ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ देखो जी, पहली गल क्या है, मैंने कुछ अधिकारियों से बात की, संगठन के अधिकारियों से।
मैं कभी मुझे भी 22 जनवरी को जाना चाहती हूँ। तो मुझे बताया गया कि वो शायद बारी नहीं आएगी, क्योंकि पूरे देश से 6-7 हजार लोग आम और 4,000 साधु वहां जाएंगे। लेकिन 10 दिसंबर मेरे लिए जैसे आकाश से खुशी बरसी। मुझे चंपत राव जी का पत्र व्हाट्सएप पे मिल गया। अच्छा जी। कि आप राम जन्मभूमि न्यास की ओर से कि आप वहां आइए। आमंत्रित है। मतलब मेरे लिए कि 140 करोड़ 42 करोड़ का भारत है, उसमें 6-7 हजार लोगों में राम जी ने अपनी बेटी को बुला लिया, बहुत बड़ी तो कितनी बड़ी बात है। तो मैं वहां गई, हम लोगों का उन्होंने प्रबंध रहने का भी किया था मनीराम छावनी में। मनीराम छावनी वैसे केंद्र रहा है ये राम जन्मभूमि आंदोलन का भी। अच्छा। वहां मिला और मुझे वहां नृत्य गोपाल दास जी के दर्शन भी हुए, जो राम जन्मभूमि न्यास के इस समय सबसे बड़े अधिकारी हैं, अध्यक्ष है, वो आत्मा है इस आंदोलन की। अच्छा। वहां भी हम रखे और पहले दिन स्वाभाविक था, बहुत उत्साह भी था, बहुत धक्के भी थे, लेकिन जैसे कैसे ठाकुर जी के दर्शन हो गए और दर्शन करके हम लोग आए, प्रसाद भी मिला और अच्छा लगा। और अयोध्या वाले कह रहे थे कि आंदोलन हम लड़ते थे, दर्शन करने बाहर से आ गए, लेकिन मैं उन भाग्यशालियों में से हूँ जो 6 दिसंबर 1992 को भी वही थी। अच्छा जी। जी हाँ, यहाँ अमृतसर से जब ये हुआ था। हाँ जी, जब ये बाबरी ढांचा गिराया गया था। अच्छा। और उससे मुझे इस पर ड्यूटी मिली थी कि जितने पंजाब के बच्चे वहां गए थे ना, नौजवान बच्चे, जो लगता था कि दे विल बी इन एक्शन, तो उनको तिलक लगाना, मौली बांधना, हलवा खिला के भेजना। तो फिर आपके लिए तो जीत हुई मैम, आपका तो मतलब ईश्वर ने संघर्ष था, ईश्वर ने आयु दे दी। अगर जल्दी चली जाती ना दुर्गाना मंदिर की सेवा मिलती ना वो अवसर मिलता। अदरवाइज तो कईयों ने तो आपको वैसे ही करवा दिया था, भी चले गए मैडम, तो बड़ी गलत खबर। एक दिन आई थी फोटो डाल के कि दिल्ली में खत्म हो गई। मैंने कहा भाई भारतीय मान्यता ये है कि जिसकी मौत की खबर गलत उड़ाई जाए उसकी उम्र बढ़ जाती है। मैंने कहा भाई तुम्हें अभी मुझे और सहना पड़ेगा। तूने मेरी उम्र बढ़ा दी है। बिल्कुल मैडम, अक्सर ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ नहीं। देखो लड़ाई नहीं रहती है। हाँ जी। बात होती है सिद्धांत की। हाँ जी। अगर कोई बात गलत है तो ये नहीं हो सकता कि आप करें तो गलत है, मैं करूं तो ठीक है। ठीक है ना। अब भाषा का ही मसला था, संस्कृत पंजाब के स्कूलों से उड़ा दी गई। हाँ जी। 8वीं तक जो बची थी, बच्चों को ऑप्शन था कि संस्कृत हिंदी दोनों पढ़ लो, दोनों पेपर दे दो, जिसके नंबर ज्यादा आएंगे वो मिल जाएगा। मेरे को जब तोता सिंह शिक्षा मंत्री थे, बादल साहब मुख्यमंत्री थे, तो ये हुआ। तब अमृतसर के सभी स्कूलों ने, विशेषकर डीएवी स्कूलों ने मेरा साथ दिया। हमने मानव श्रृंखला बनाई और तब बादल साहब ने तोता सिंह को कहा, मुझे शब्द याद है, सरदार जी क्यों नवा पंगा पाते हो, जैसे बच्चे पहले पढ़ते हैं पढ़ने दो। लेकिन जब 2002 में अमरिंदर की सरकार आ गई तो अमरिंदर साहब ने तो बिल्कुल ही साफ कर दी संस्कृत। उसके बाद मैंने उन्हीं स्कूलों से कहा, भाई पहले आप बोलते थे, अब आप क्यों नहीं बोलते। मैं तो बोल दूंगी, चिट्ठी लिख दूंगी, अखबार में स्टेटमेंट दे दूंगी, उससे किसी की टांग टूटने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तब स्कूल वालों ने भी साथ नहीं दिया। अब मैंने पिछले 1 वर्ष में पूनम सूरी जी, जो डीएवी मैनेजमेंट के अध्यक्ष है, उनको कितनी बार लिखा है कि भाई मैनेजमेंट डीएवी सबसे तगड़ी मैनेजमेंट है, तो आप क्यों नहीं पंजाब गवर्नमेंट से बात करते। मैंने और भी धार्मिक संस्थाओं से भी कहा कि भाई पंजाब में अगर कोई कारण ही है संस्कृत का, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो आज निर्मले संत हैं, उनको वाराणसी में संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा था। और मैं एक बात मानती हूँ, मेरा एक साथी है, सारी बात कहो तो कुछ लोगों को चुभ जाती है, वो एक वाणी का पाठ कर रहे थे, मैं भी करती हूँ। मैंने कहा तुझे इसकी समझ आती है? कहता जी 90% नहीं आती। मैंने कहा जब संस्कृत नहीं पढ़ी तो ये समझ आएगा नहीं। और जो दशम ग्रंथ है, दशम ग्रंथ में हमें एमए में लगा था, उसका कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा है। विचित्र नाटक मैंने आतंकवाद के दिनों में खास पढ़ा है। ठीक है। तो अगर संस्कृत नहीं आएगी तो हमें तो हिंदी भी समझ नहीं आएगी। पंजाबी में भी आधे शब्द संस्कृत के हैं। संस्कृत में ऑल इंडिया ट्रेनिंग में गई है एनडीएसआई की, वहां मलयालम गीत हुए, मलयालम गीत में सारी संस्कृत थी, और प्रार्थना में तो पता ही नहीं लगता कि ये मलयाली है कि संस्कृत की है, या तमिल है या संस्कृत है। तो
पंजाब गवर्नमेंट को पता नहीं क्या बीमारी है, मेरे अपने लोग ही नहीं मानते थे, मैंने किसी को क्या कहना है। इंग्लिश मीडियम की छूट है स्कूल में, हाँ जी। हिंदी माध्यम की छूट नहीं है। क्यों बोला? हिंदी माध्यम की छूट डीएवी दे देगा, प्रेम आश्रम दे देगा, ज्ञान आश्रम दे देगा, हाँ तो जी। प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल। ठीक है। यानी अगर हमारे वो बच्चे जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा सकते। ये अन्याय है, पर अन्याय सहने वाले ज्यादा कसूरवार है। भगवान कृष्ण का यही उपदेश है कि अन्याय करना पाप है, तो अन्याय सहना महापाप है। यस। हम महापाप कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये माता पिता क्यों नहीं कहते? एक्चुअली जब तक मैडम गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं ना करती नहीं, तब तक ये लोकतंत्र है। लोग मांगते हैं तो सरकारें देती है। एक बार एक मंत्री ने मुझे कहा था, कोई बात हुई, कहता है लोग सानू कहते कि गली बनवा दो, नाली बनवा दो, बिजली बनवा दो, ट्रांसफर करवा दो, कोई कहता है शिक्षा में सुधार करो। बिल्कुल बिल्कुल। ये यथा राजा तथा प्रजा का युग नहीं, यथा प्रजा तथा राजा। बिल्कुल ठीक है। तो मैडम तुसी हुन आने वाला कैसा समा देखते हो? मैं निराशावादी नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है। और संभवामी युगे युगे पर विश्वास रखती। ठीक है जी। कोई ना कोई ऐसा महापुरुष हिंदुस्तान को मिलता रहेगा। मैंने थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है कि मुझे आज देश को जरूरत है एक और विनोबा भावे की। जब ये बच्चों को, नौजवानों को गैंगस्टर कहकर मरना पड़ता है, और वो गैंगस्टर है भी, हाँ जी, हाँ जी। हत्याएं करते हैं, हत्या उनकी हो जाती है। मैंने सरकारों से बड़ी बार कहा है, और देश के साधु संतों से मुझे सबसे ज्यादा शिकायत है। लाखों नहीं करोड़ों साधु संत हैं। मैंने बहुत बार लिखा है कि एक एक जिला, एक एक संगठन संभाल ले, एक गांव में एक साधु बैठ जाए, तो इन बच्चों को नशों से छुड़ाओ, अपराध से छुड़ाओ, देश की धरती से जुड़े, विदेशों में ना भागे। पर कोई आता ही नहीं। सरकारों ने आज तक, विनोबा भावे ने डाकुओं का आत्मसमर्पण कराया था। हाँ जी। उनका जिस दिन डाकू तहसीलदार को फांसी होनी थी ना, उस दिन उसने विनोबा भावे को लिखा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और विनोबा भावे उसमें कश्मीर में थे। उन्होंने अपने शिष्य को भेजा, शिष्य ना कहिए, उनके जो सहायक थे, और उन्होंने आके कहा कि बहुत से डाकू सुधर सकते हैं, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, जरा उनकी खबर तो लो। अगर कट्टर दुर्दांत आतंकवादी नहीं, डाकू आतंकवादी होते हैं, विनोबा भावे ने समर्पित करवा लिए। अगर उन्होंने लाखों हजारों एकड़ जमीन लोगों से लेके बेजमीनों को दे दी, तो आज कोई साधु संत अपने अपने मठ आश्रम में रहें, केवल कथा से कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि मैं श्रद्धालु हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, आस्तिक हूँ, पर भगवान कृष्ण ने एक बात कही है कि कर्म तो करो। उन्होंने कहा है यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् एव इतरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोका तत् अनुवर्तते। उसका अर्थ ये है कि जो किसी युग के महान पुरुष करते हैं, लोग उसी का अनुकरण करते हैं, और जिसको वो प्रमाणित कर देते हैं, सब लोग उसके रास्ते पर चलते हैं। जी हाँ, आज जरूरत यह है कि हमारे ये साधु संत निकलें, गली गली में आए, और हर गांव को अपना केंद्र बनाएं, और सरकारें ये विश्वास रखें कि जिसको ये अच्छा कहेंगे वो अच्छा है। उसने अपराध भी किया तो जो कानून के अनुसार बनती सजा है दें, और उनको मुख्य धारा में लाए। गोली कोई इलाज नहीं है, सोल्यूशन। कुछ विदेशों में गए, कुछ नशे से मारे गए, कुछ आतंकवादी बन के मारे गए, कुछ गैंगस्टर मारे गए। बेटे तो पंजाब की धरती के या हिंदुस्तान की धरती के मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज उनको फील्ड में आने की जरूरत है। और ये जो शहरों के मंचों पर समाज सेवा का नाटक होता है ना, ये किसी काम का नहीं है। और मैंने देखा है कि अपने आप को खुद ही कह के स्वयंभू समाज सेवक ये जो बन रहे हैं ना, बहुत पहले एक शंकराचार्य जी ने कहा था, तब 66 करोड़ थे हम हिंदुस्तानी। उन्होंने कहा था कि एक बच्चे को पढ़ा दो, समझो 1/66 करोड़ भारत पढ़ गया। ऐसे ही बीमारी का इलाज कर दो, भूखे को अन्न दे दो, काम दे दो। बिल्कुल। तो चोरी से काम नहीं होने वाला। फर्स्ट वे दे प्यारे दर्शकों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਮਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਹ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन वो अनसंग हीरो सी जिस दे बारे कोई नहीं सी जानता
ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਵਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ। मैं उस जेल होके आई हूँ जी, पैटर्न विलेज जेल च, ਅੱਛਾ ਜੀ। क्योंकि मदन ढींगरा 1909 च ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 1940 ਚ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇ। ਹਾਂਜੀ और जब तक मैं पहुंची ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚ ਆਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੈ ਹਿੰਦ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੱਗ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਸੀ, ਕਰਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸਵਰਕਰ ਨੇ ਅਗਰ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਸਵਰਕਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, उसकी यारी, और उसने देखा इस बच्चे ने, क्योंकि सेम एज दे ने दोनों, हम उम्र ने, लेकिन सवरकर का मुकाबला कोई नहीं सी कर सकता। ही वाज अ वेरी गुड ओरेटर, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਸੀ ਸਵਰਕਰ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਊ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੀ ਔਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜੋ ਛਪਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਵਰਕਰ। ਸਵਰਕਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਢੀਂਗਰਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਢੀਂਗਰਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਪਦ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਗਵਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇ ਵਾਕਈ ਪੂਜਨੀਏ ਨੇ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। देखो, लिव इन रिलेशनशिप यानी सह जीवन, यानी व्यभिचार। अपना मैरिड लाइफ छोड़ के कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष किसी दे नाल शारीरिक संबंध बना के रहे, तो उन्होंने बड़ा सोहना जिहा नाम दे दिता, सह जीवन, लिव इन। एक्चुअली वो लिव इन नहीं है, वो परिवारों से बाहर निकलना है, परिवारों को तोड़ने वाली बात है। हिंदुस्तानी समाज में परिवार की, माता पिता की, संतान की पहचान होती है, माता पिता से बच्चों की पहचान होती है। बिल्कुल। हम यूरोप नहीं बन सकते जहाँ सिंगल मदर्स रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं और सरकार उनको पालने के लिए दे रही है। हमारी संस्कृति में इसका कोई स्थान नहीं। जिस सरकार ने, जिस अदालत ने इस ऑर्डर को, इस नियम को मान्यता दी है, उसने हमारा सामाजिक ढांचा, पारिवारिक ढांचा छिन्न भिन्न करने की तैयारी कर दी है। कई लड़कियां आत्महत्या कर ली जी, मेरे साथ बलात्कार हो गया जी। जब तुम उसका साथ रहने ही चली गई हो, किस लिए गई हो? हाँ। तो ये पारिवारिक जीवन को तोड़ रहा है, ये सामाजिक ढांचा खराब कर रहा है। मैं तो अब भी प्रधानमंत्री से अपील करती हूँ कि इसको खत्म करो, इसको कानूनी मान्यता ना दो। ये व्यभिचार है, ये अवैध संबंध है, ये परिवारों को तोड़ने का विदेशी षड्यंत्र है। और वैसे भी मैडम, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, मतलब जड़ां तो कट्टे जा रहे हैं। ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਡਮ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। देखो, मेरा तो एक ही कहना है कि जिस जेड़े आवारा जानवर है ना,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਰੋਈ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ द्विवेदी ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि देशवासियों, दुनिया वालों, अगर आप में योग्यता है, फुर्सत है, तो देश की नहीं विश्व की 84 बढ़िया भाषाएं हैं, वो पढ़ो, लेकिन माँ को तो माँ कहो। तब उन्होंने कहा था कि अपने घर के खूंटे से तो बंधे रहो, नहीं तो दुनिया हमें मानेगी नहीं। और जो गूंगे हैं उनकी कोई भाषा नहीं होती, वो तो बेचारे हैं। अब हमारा देश इतना अमृत महोत्सव हमने मना लिया, सब कुछ कर लिया, आज तक हिंदुस्तान की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषाएं तो 2 दर्जन से ज्यादा है, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई नहीं। क्यों डरते हैं, क्यों ये एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहते हैं, ये मुझे पता नहीं है। तो बाकी मेरा तो ये कहना है, आजादी से पहले हम ज्यादा स्वतंत्र थे, आजादी के बाद हम गुलाम हो गए हैं। और मुझे याद आते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन जी के शब्द, उन्होंने कहा था प्राचीन काल में भारत स्वतंत्र गांवों का स्वतंत्र देश था, मध्यकाल में स्वतंत्र गांवों का परतंत्र देश था, लेकिन आज देश स्वतंत्र है और लोगों की मानसिकता अभी परतंत्र हो गई है। आप जरा घूमिए ना अपने शहर का, मालवीय मार्ग अभी तक लादंस रोड है, क्वींस रोड अभी तक क्वींस रोड है, और वहाँ हिंदुस्तान की एक किसी भाषा का एक शब्द दिखाई नहीं देता। विक्टोरिया लंदन में घूमो या लादंस रोड में घूमो, एक जैसा ही लगता है। तो आजादी से पहले हम कहते थे अपनी भाषा है भली, भलो अपनो देश, जो कछु है अपनो भलो, यही राष्ट्र संदेश। और भारतेंदु जी ने कहा है, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिय को सूल। और एक पंजाबी कवि ने बहुत सोहना लिखा है, वो कहता है, कौमा दी पत दून सवाई, कौमी रस्म रवाजो, अपने घर दी जुत्ती चंगी ऊपर आंदे ताजो, अपने गुड़ शक्कर ने मिठे परदेसी खंड कौड़ी, अपनी चप्पा धरती चंगी सारी दुनिया सौड़ी। मैनू हैरानगी आंदी है, अजी दीपक जलाने वाले देश के लोग हैं, कोई भी शुभ दिन आ जाए, शुभ अवसर परिवार में आ जाए तो दीपमाला होती है। किसी के घर के बाहर रोशनी लगी हो ना, बिजली की, दीपों की, कहते हैं आज क्या है, वो खास बात है। हम अजीब आदमी हैं, अगर दिवाली के दिन भी घर के बाहर अंधेरा हो तो कहते हैं जरूर कोई शोक की बात है। हम अजीब आदमी हैं। अपने बच्चों के जन्मदिन हम दीपक बुझा बुझा कर फूके मार के मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन दीपमाला के साथ, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, राम जी का जन्मदिन, कृष्ण जी का जन्मदिन और दीपावली, सब दीप जगा के। लेकिन जिस दिन अपने कुल दीपक पैदा हुए, उस दिन बच्चों को हम कहते हैं भी रखो नीचे केक, डायर की रिश्तेदारी है, मैकॉले की रिश्तेदारी है, नीचे केक रखो, केक पर तेरा नाम भी लिखा होगा, उसको हम काट देंगे, मोमबत्तियां जगाएंगे, फूक मरवा देंगे। जिस मिनट हम फूक मार के दीपक बुझाते हैं, हम भारतीयता से दूर हो जाते हैं। आपको याद होगा प्रोफेसर साहब, आगे किसी को बुरी गाली निकालनी हो ना तो कहते थे जा तेरा दीवा बुझ जाए, मतलब तेरे कुल च कोई ना रहे, ठीक है ना। तो आज हम अपने हाथों से ही कर रहे हैं। तो गल सिद्धि जी हैगी है, आप ये पौधे देख रहे हैं, इन वृक्षों ने अगर छाया देनी है तो इनको धरती की गोद से लगे रहना पड़ेगा। ये जो गमले के फूल है ना, ये गमले के फूल हर 3 महीने बाद मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं, चले जाते हैं। अगर हम अपनी धरती की गोद में रहेंगे तो हम हमेशा हरे भरे रहेंगे, शोभा होगी। मैं तो चाहती हूँ हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर बच्चा ये याद रखे कि हिंदुस्तान के बच्चों जैसे बढ़िया बच्चे दुनिया में कहीं नहीं हुए। हकीकत को याद करो, गुरुपुत्रों को याद करो, खुदीराम बोस को याद करो, हमारी जो लड़की कनकलता आसाम की, उसको याद करो, झांसी की रानी की मैना को याद करो। हमारे बच्चों जैसे बच्चे कहीं नहीं, हमारी महिलाओं जैसी महिलाएं कहीं नहीं, हमारे बुजुर्गों जैसे बुजुर्ग कहीं नहीं, जिन्होंने कह दिया था कि मेरी छाती पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजों तुम्हारे कफन में कील का काम करेगी। तो हमारे देश जैसा भी कोई देश नहीं है। और हमें ऐसा बनना चाहिए कि जैसे दीपक जलता दूर से दिखाई देता है, कोई हिंदुस्तानी खड़ा हो तो लोग कहें ये हिंदुस्तानी है, तभी ऐसा काम कर रहा है। ये मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है और देश के लोगों से भी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਾਵ ਵਿਭੋਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜੋ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਜੈਸੀ ਕੁਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਔਰ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਜੈਸੀ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਨ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਗੂੜਾ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ 2 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 40 ਗਜ਼ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿਲਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਗਵਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਔਰ ਗੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।